rulers and their administration and their functioning of the court. They were written in order to project a vision of an enlightened kingdom to all those who came under its umbrella. देखो, ये लिखने की क्या जरूरत थी? ये क्रॉनिकल्स को राइट अप करके रखना सॉरी, इसकी क्या रिक्वायरमेंट थी? आपको बताया, वो ये साबित करना चाहते थे, वो ये दिखाना चाहते थे कि उनका जो रूल है, उनका जो शासन है, वो कितना जो है वो एनलाइटेंड है। माने वो सब जगह कितने अच्छे तरीके से, कितने वेल मैनर में जो है ना वो रूल कर रहे थे, वो ये साबित करना चाहते थे, वो ये दिखाना चाहते थे। उनके जो उनका एरिया था, जिस एरिया पर वो रूल कर रहे थे, उस एरिया पर वो पूरा उनका कैसे कंट्रोल था, वो ये साबित करना चाहते थे, वो ये दिखाना चाहते थे अपने उस समय पर जो उनके यहाँ पर कंट्रोल में थे, और उसके बाद में, मतलब जो उसके बाद आने वाला जो पीरियड होगा, उसमें भी लोगों को ये पता लगेगा कि मुगल रूलर्स होते थे और वो किस तरह से रूल किया करते थे। At the same time, they were meant to convey to those who resisted the rule of the Mughals that all resistance was destined to fail. दूसरा, वो ये भी साबित करना चाहते थे कि उनको जो अपोज करने वाले थे, माने उनको जो कंपटीशन देने वाले थे, जो उनकी क्या बोलते हैं रूलिंग को, या जो उनके क्या बोलते हैं जो ताकत को एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनको वही वो ये जताना चाहते थे, उनको ये बताना चाहते थे कि उनके खिलाफ कोई भी रेजिस्टेंस जो है, उनके खिलाफ अगर कोई भी विरोध है, तो वो फेल होने वाला है, वो सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। Also, the rulers wanted to ensure that there was an account of their rule for posterity. For posterity माने future generation. उनका जो रूल है वो किसके लिए है? वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए है, ठीक है। द ऑथर्स ऑफ मुगल क्रॉनिकल्स वर इनवेरिएबली कोर्टियर्स। आपको मैंने बताया था फर्स्ट कल जब मैंने क्लास ली थी, मैंने आपको बताया था कि द राइटर्स ऑफ द क्रॉनिकल्स वर कोर्टियर्स, and the histories they wrote focused on events centered on the ruler, his family, the court and the nobles. जो भी लिखा जाता था उसका सेंट्रल पॉइंट क्या होता था? द रूलर इटसेल्फ एंड द फैमिली of the ruler, and then court, and then nobles, and then events that were conducted in the rule. What's an administrative arrangements? एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट माने कि प्रशासन को किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाता था। इनको जो टाइटल दिए जाते थे, किसके टाइटल? क्रॉनिकल्स के। क्रॉनिकल्स के टाइटल कैसे होते थे? क्रॉनिकल्स के टाइटल होते थे जैसे अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा, बुक्स के नाम हुआ करते थे। ये इनके जो क्रॉनिकल्स थे, इनके नाम इस तरीके से रखे जाते थे। नाउ अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा, दैट इज द स्टोरी ऑफ अकबर, शाहजहां एंड आलमगीर, है ना। ये इनकी स्टोरीज हैं। दैट इज ए टाइटल फॉर द मुगल रूलर औरंगजेब। ये जो आलमगीर है, ये आलमगीर टाइटल वाज गिवन टू औरंगजेब। तो अकबरनामा अकबर के बारे में, शाहजहांनामा शाहजहां के बारे में, और आलमगीर औरंगजेब के बारे में स्टोरी, उसकी हिस्ट्री बताते हैं। Suggests that in the eyes of the authors, the history of the empire and the court was synonymous with that of the emperor. मतलब कि emperor के बारे में अगर वो कुछ बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि they are telling about the whole empire of that period. Now, from Turkish to Persian, what does this mean? From Turkish to Persian. I told you yesterday कि आप लोगों ने देखा था कि जो टर्किश इनका जो मतलब खानदान था, इनकी जो डायनेस्टी थी, वो उनका जो पैटर्नल बैकग्राउंड था, वो कहाँ से था? वो टर्किश रूलर्स का था, तैमूर, मैंने आपको बताया था। अब जो इनकी लैंग्वेज थी, और ये आए कहाँ से थे? ये वहीं से आए थे, ठीक है। ये जो है ना फरगना से आया था बाबर यहाँ इंडिया में, पहले काबुल में एस्टेब्लिश हुआ था, सेटल करने की कोशिश की थी, बट वहां से उन्होंने निकाल दिया, तो ही केम टू इंडिया। अब यहाँ पर हमें देखना है कि उनकी जो लैंग्वेज थी, वो वहां से जो लैंग्वेज लेकर के आए थे, वो कौन सी थी? टर्किश एंड पर्शियन। पर्शियन लैंग्वेज was spoken in ईरान। ये ईरानियन एम्पायर में बोली जाती थी, ठीक है।
तो ये जो दोनों इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस थी और जो शुरू के इनके क्रॉनिकल्स लिखे गए थे, वो भी टर्किश लैंग्वेज में ही लिखे गए थे। बाद में जो है ना वो इनका ट्रांसलेशन पर्शियन लैंग्वेज में और अदर लैंग्वेजेस में किया गया था। Mughal court chronicles were written in Persian under the sultans of Delhi. It flourished as a language of the court and of literary writings. ये जो दोनों लैंग्वेज है पर्शियन और टर्किश, तो टर्किश लैंग्वेज में लिखा गया था, लेकिन टर्किश को जो है ना यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं डिक्लेयर किया गया था, बल्कि पर्शियन लैंग्वेज जो थी उसको एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। माने जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था वो पर्शियन लैंग्वेज में किया जाता था। Alongside North Indian languages, especially Hindi and its regional variants, और जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज थे वहां पर हिंदवी लैंग्वेज का यूज किया जाता था। जो हिंदवी लैंग्वेज थी दैट वाज द मिक्सचर, दैट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी एंड उर्दू। एट द मुगल्स वर चगताई टर्क्स बाय ओरिजिन। मैंने आपको बताया कि वो जो ओरिजिनल थे वो कहाँ से थे, वो चगताई टर्क्स थे, ठीक है। बाय ओरिजिन टर्किश वाज देयर मदर टंग, और जो उनकी मदर टंग थी वो टर्किश थी। वो टर्किश थे पैटर्नल साइड से, तो उनकी जो मदर टंग थी वो कौन सी थी, टर्किश। देयर फर्स्ट रूलर बाबर रोट पोइट्री एंड हिज मेमोयर्स इन दिस लैंग्वेज। माने बाबर ने जो बाबरनामा लिखा था वो इसी लैंग्वेज में लिखा गया, में टर्किश लैंग्वेज में। It was Akbar who consciously set out to make Persian the leading language of the Mughal court, cultural and intellectual context with मुगल रूल एम्पायर था वो बहुत ज्यादा वास्ट हो चुका था, और आपको मैंने कल बताया था कि ये जो है ना वेस्ट में बहुत ज्यादा फैल चुका था। अफगानिस्तान इसके कंट्रोल में था, और ईरान के जो है ना ससानियन रूलर जहां से वो वहां तक भी पहुंच चुका था। अब आप ये देखेंगे कि अकबर ने जब इसका एम्पायर बहुत फैल चुका था तो ही ट्राइड टू कंसोलिडेट इट, एंड देन ही ट्राइड टू उसके जो कल्चरल और जो उसके इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट थे ईरान के साथ में, उनके जो क्या बोलते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में जो उनके रिलेशंस थे, उस रिलेशंस को और ज्यादा भुनाने के लिए और उसको क्या बोलते हैं इंटेलेक्चुअल लेवल जो था उसका या जो कॉन्टेक्ट से उसको उसको प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इरानियन लैंग्वेज को इसने बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं मोटिवेट करना शुरू किया। माइग्रेंट सीकिंग पोजीशंस एट द मुगल कोर्ट्स, और बहुत सारे लोग जो है ना वहां से ईरानियन एम्पायर से पीपल केम टू मुगल कोर्ट। तो क्योंकि जो मुगल कोर्टियर्स थे, मुगल कोर्टियर्स में इनिशियली बहुत सारे लोग जो है वो मतलब मेजोरिटी जो है वो पर्शियंस की थी। माने पर्शियंस जो है वो मुगल कोर्ट के हिस्सा थे मतलब दे वर द मेंबर्स ऑफ द कोर्ट। तो अब क्या था कि मुगल कोर्ट माइट हैव मोटिवेटेड द एम्परर टू अडॉप्ट द लैंग्वेज। तो मे भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखो इंडिया में पर्शियन लैंग्वेज को वो लोग ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहे हैं, तो ये ठीक तो नहीं है, बिकॉज हिंदी यहाँ की जो है लैंग्वेज थी नॉर्थ इंडिया की, और नॉर्थ इंडिया में ही इनका ज्यादा एक्सपेंशन था। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज थी वो क्या बोलते हैं पर्शियन लैंग्वेज को जो कॉमन पीपल है, ऑर्डिनरी पीपल है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि जो पर्शियन कोर्टियर्स थे उन्होंने किंग को, रूलर को मोटिवेट किया होगा, और इसीलिए पर्शियन लैंग्वेज को ही यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया और ऑफिशियल लैंग्वेज उसको बना दिया गया। Persian was elevated to a language of empire, conferring power and prestige on those who had a command of it. अब क्या हुआ कि सबको तो उसकी कमांड नहीं थी, तो जिनको उसकी कमांड थी, जिनको वो समझ में आती थी, जिनको वो बोलनी आती थी, वही लोग तो उसको जो है ना वो लोग फिर अब डोमिनेटिंग तो हो ही जाएंगे। इट वॉज स्पोकन बाय द किंग, द रॉयल हाउस होल्ड एंड द इलाइट एट कोर्ट। अब देखें सिर्फ कितने लोग मतलब इट वॉज स्पोकन बाय द किंग, किंग बोलता था उसको, रॉयल हाउस होल्ड जो मतलब शाही परिवार था वो बोला करता था, एंड द इलाइट एट कोर्ट, और जो रॉयल क्या कहते हैं मेंबर्स थे, नोबल मैन जिसे कह सकते हैं, वो लोग बोला करते थे। Further, it became the language of administration and all levels, so that the accountants, clerks and other functionaries also learned it. बाद में चूंकि अभी ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई, तो काफी लोगों को ये लैंग्वेज सीखनी पड़ी बाद में, जैसे अकाउंटेंट्स थे, क्लर्क्स थे, जो राइटिंग का काम किया करते थे, रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे, तो उनको ये लैंग्वेज सीखनी पड़ी।
Even when Persian was not directly used, its vocabulary and idiom heavily influenced the language of official records in Rajasthani and Marathi and even Tamil. अब देखेंगे कि वहाँ इवन व्हेन पर्शियन, जब पर्शियन लैंग्वेज को पूरी तरीके से अब जो मतलब बाद में जो है ना फिर पर्शियन को चेंज किया गया, तो जब पर्शियन लैंग्वेज पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रही थी, तब भी हम देखेंगे कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें राजस्थान के मराठी और जो तमिल रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं, उनमें पर्शियन लैंग्वेज के इडियम्स या जो न्यू वर्ड्स थे वो देखने को मिलते थे या मिलते हैं, ठीक है? तो माने कि जब इसका इन्फ्लुएंस नहीं, जब मतलब ये लैंग्वेज चेंज हो गई, उसके बावजूद भी जो है ना इस लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस जो है वो इन रिकॉर्ड्स में देखने को मिलता था। Since the people using Persian in the 16th and 17th centuries came from many different regions of the subcontinent and spoke other Indian languages, Persian too became Indianized by absorbing local idioms. अब चूंकि जो है ना पर्शियन लैंग्वेज कहाँ से आई थी, पर्शिया से आई थी, और पर्शिया के लोग जो है वो इस लैंग्वेज को बोला करते थे, एंड अ नंबर ऑफ पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम पर्शिया टू इंडिया। तो क्या हुआ कि व्हेन दे केम टू इंडिया, तो इंडिया के जो लोग थे उनके साथ में जब इनका इंटरेक्शन हुआ तो लैंग्वेज क्या हो गई, चेंज होने लगी। माने इंडिया की जो लैंग्वेज थी वो पर्शियन सीखने लगे, जो पर्शियन लैंग्वेज थी वो इंडिया के लोग बहुत ज्यादा सीखने लगे। तो इस तरीके से दोनों लैंग्वेजेस का क्या हो गया, मिक्सअप हो गया। दोनों लैंग्वेज एक दूसरे से जो है ना क्या हो गई, जो है ना दोनों लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स जो है वो पर्शिया के, कुछ वर्ड्स जो है ना पर्शियन लैंग्वेज में ही जो है ना अदर लैंग्वेजेस के, लोकल इंडियन लैंग्वेजेस के यूज किए जाने लगे। तो क्या हुआ कि अब जो है ना इसका इंडियनाइज्ड फॉर्म हो गया। इंडियनाइज्ड मतलब इंडियन तरीके से जो है ना अब ये जो है ना बोली जाने लगी, और लोकल इडियम्स वगैरह भी यूज किए जाने लगे। अ न्यू लैंग्वेज उर्दू। अब इट वो उर्दू लैंग्वेज जो है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्शियन एंड इंडियन लैंग्वेज। जो उर्दू लैंग्वेज है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्शियन एंड इंडियन लैंग्वेज। A new language Urdu sprang from the interaction of Persian with Hinduvi. Mughal chronicles such as the Akbarnama were written in Persian. अकबरनामा कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया, ये पर्शियन भाषा में लिखा गया, ठीक है। Others like Babur's memoirs were translated from the Turkish into the Persian बाबरनामा। अब देखो कि मैंने आपको बताया था कि बाबरनामा बाबर ने खुद लिखा था, और ये लिखा था उसने टर्किश लैंग्वेज में, बट इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज। Were translated from the Turkish into the Persian. Babarnama translations of Sanskrit texts such as the Mahabharata and the Ramayana into Persian was commissioned by the Mughal emperors. अब उन्होंने मुगल रूलर्स ने महाभारत और रामायण जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, उनको भी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम दिया। किसको दिया, कोर्टियर्स को दिया, जो संस्कृत में जो जिनको जो है ना संस्कृत और पर्शियन दोनों लैंग्वेज आती होगी, उन्हीं उसी को तो दिया जाएगा। द महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड एज द रज्मनामा। जो महाभारत है उसको जो है ना रज्मनामा के तौर पर जो है ना उसका नया नाम जो है ना महाभारत की जगह पे रज्मनामा कर दिया। इसका रज्मनामा का मतलब होता है बैटल ऑफ वॉर्स, ठीक है। तो ये पर्शियन लैंग्वेज में है, महाभारत का ही ट्रांसलेशन है, ठीक। समझ में आ गया आपको यहाँ तक। अब हम देखेंगे द मेकिंग ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं बच्चों, मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं जो हाथ से लिखे जाते हैं। पेपर पर हाथ से लिखना, ठीक है। अब जो है ना जो ये हाथ से लिखा जाता है, तो क्या उस समय पर एग्जैक्टली ऐसा ही पेपर होता था जैसा आज हम यूज करते हैं, नो एंड नेवर, ठीक है। वो पेपर जो है ना वो अलग तरीके से बनाया जाता था, बिकॉज इट हैज टू बी स्टोर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उसको बहुत लंबे समय तक स्टोर किया जाता था ताकि वो जल्दी खराब ना हो जाए, ठीक है। तो उसकी जो है ना क्या तैयार की जाती थी, तो उसकी स्क्राइब, उसके जो है ना पेपर शीट्स तैयार की जाती थी, अलग अलग एक एक शीट तैयार की जाती थी। जैसे आज आप जो है ना वो क्या बोलते हैं, वो पेस्टल शीट्स वगैरह ऐसी और जो अलग अलग पन्ने होते हैं, इस तरीके से तैयार की जाती थी। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स को कैसे तैयार करते थे, है ना, एक बुक जो है वो कैसे तैयार होती थी, फाइनली एक क्रॉनिकल जो है वो किस तरीके से तैयार होता था, फाइनली ये जो है ना पूरा एक लंबा प्रोसेस होता था। ऐसा नहीं कि एक आदमी लेके बैठ गया और जो है ना वो दिन रात उस पर लिखता रहता था और जो है ना जी बन गई मैन्युस्क्रिप्ट, ऐसा नहीं होता था। इट वाज डन थ्रू ए प्रॉपर प्रोसीजर, एंड उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते थे, बिकॉज एक आदमी जो है वो एक ही तरह का काम करता था, बिकॉज ही वाज स्पेशलाइज्ड इन वन
जो है ना उसका जो स्किल था वो एक ही तरह का था, उसका एक ही काम था, वो अपने काम को अच्छे तरीके से करता था, फिर दूसरा जो है ना वो दूसरा काम करता था। सपोज करो कि पेपर बनाने का काम कोई आदमी दूसरा आदमी कर रहा है, ठीक है, इसके अलावा उसमें लिखने का काम कोई और कर रहा है, उसके बाद जो है ना उसको जो ओरिजिनल लिखा जा रहा है, उस ओरिजिनल को फिर क्या किया जाता था, उस ओरिजिनल को भी उसके बाद उसको कॉपी किया जाता था। फिर उसको जो है ना उसकी कटाई-छटाई कोई और कर रहा है, उसको कोई जो है ना उसको सजा रहा है, ठीक है? कोई उसमें पिक्चर बना रहा है, तो ये अलग-अलग काम हुआ करते थे, ठीक है? अब यहाँ देखेंगे हम द सेंटर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन वाज़ द इंपीरियल किताबखाना। सेंटर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन, क्या बोलते थे उसको? किताबखाना। किताबखाना जैसे आज हम लाइब्रेरी बोलते हैं, लेकिन लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी इज़ द स्टोर ऑफ बुक्स, वहाँ पे बुक्स को हम स्टोर करते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो है ना मैन्युस्क्रिप्ट्स का प्रोडक्शन जहाँ हो रहा है, सेंटर जो उसका सेंटर है जहाँ पर कि मैन्युस्क्रिप्ट्स का प्रोडक्शन होगा, उसको यहाँ पर हम किताबखाना कह रहे हैं। भाइयों और बहनों, बात सुन लो जरा ध्यान से कि मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई हूँ, ठीक है? और जो है ना आप लोगों ने भी शायद नहीं किसी ने किया होगा, किसी ने नहीं किया है ना? किसी ने किया है? हेलो? किसी ने नहीं की ना रिकॉर्डिंग? मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई हूँ। अब कौन है? मानसी? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं क्योंकि एक्चुअली पता है क्या है, एक तो ना तुम लोग टाइम पर आते नहीं हो क्लास लेने के लिए ना, और फिर मुझे ये रहता है ना क्योंकि देखो मुझे फिर नेक्स्ट क्लास जो है ना वो आपकी जो 10 ओ क्लॉक पे स्टार्ट होगी, तो मुझे उसके लिए आपको 10 मिनट पहले छोड़ना भी पड़ता है। इसके लिए जब मैं पढ़ाना शुरू कर देती हूँ तो वो फ्लो में मैं भूल जाती हूँ। और आज मेरे पास तो वैसे भी ऑप्शन ही नहीं आ रहा, पता नहीं इस सर्वर में ही कोई प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है? बहुत सारे टीचर्स की कंप्लेंट्स आ रही है कि इसमें जो है ना प्रॉब्लम आ रही है, सभी लोग रिकॉर्डिंग करने में दिक्कत फेस करते हैं। चलिए एनी हाउ बहुत अच्छी बात है, अगर आप रिकॉर्ड कर रही हो तो और आगे से भी ध्यान रखा करो, आप लोग कर लिया करो रोज, है ना? मुझे नहीं कहना पड़ा करे। तो हम देखेंगे कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, द सेंटर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन वाज द इंपीरियल किताबखाना, ठीक है? अब आते हैं ऑल्दो किताबखाना कैन बी ट्रांसलेटेड एज लाइब्रेरी, लेकिन किताबखाना को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो वी कॉल इट लाइब्रेरी। इट वाज अ स्क्रिप्टोरियम, इट वाज अ स्क्रिप्टोरियम, स्क्रिप्टोरियम माने क्या है? जहाँ पे स्क्रिप्ट्स जो है वो लिखी जाती थी, जहाँ पे स्क्रिप्ट्स जो है वो स्टोर की जाती थी। That is a place where the emperor's collection of manuscripts was kept and new manuscripts were produced. तो ये क्या है? ये वो जगह है स्क्रिप्टोरियम, ये किताबखाना। यहाँ पे किताबखाना जो है ना वो लाइब्रेरी नहीं है, यहाँ पे किताबखाना स्क्रिप्टोरियम है, और स्क्रिप्टोरियम में मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रोड्यूस भी किया जा रहा है और साथ में मैन्युस्क्रिप्ट्स को स्टोर भी किया जा रहा है। वहाँ मैन्युस्क्रिप्ट को रखा भी जा रहा है। समझ में आ गया आप लोगों को? किताबखाना और स्क्रिप्टोरियम दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और मैन्युस्क्रिप्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि इनके फीचर्स क्या होते हैं या इनकी जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो आप बोलेंगे दीज आर रिटन बाय हैंड, एंड जो है ना इनको स्टोर करना जो है ना वो लंबे टाइम तक मुश्किल होता है, और ये कम मतलब प्रोड्यूस की जाती हैं बिकॉज़ इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना मैनुअल लेबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप जो है ना इनको क्या बोलते हैं डिफरेंसेस जो है ना वो इसमें कर सकते हैं, और जो प्रिंटेड बुक्स है अगर उसमें अगर आपको और मैन्युस्क्रिप्ट में डिफरेंस करने को बता दिया जाए तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? द क्रिएशन ऑफ ए मैन्युस्क्रिप्ट इन्वॉल्व्ड अ नंबर ऑफ पीपल परफॉर्मिंग अ वैरायटी ऑफ टास्क, मैंने आपको बता दिया ये बात, ठीक है? पेपर मेकर्स वर नीडेड टू प्रिपेयर द फोलियोज। पेपर मेकर जो पेपर बनाते थे वो क्या करते थे, वो फोलियोज तैयार करते थे, माने शीट्स तैयार करते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए। द फोलियोज ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट स्क्राइब्स और कैलीग्राफर्स, जो स्क्राइब्स डेकोरेट करने वाले डेकोरेटिव राइटर्स जो सुंदर सुंदर तरीके से लिखा करते थे, तो ये स्क्राइब्स होते थे या इनको कैलीग्राफर्स भी कहा जाता था। टू कॉपी द टेक्स्ट, सपोज करो मैंने लिख दिया भाई, ठीक है ना? अब जो मैं अगर कोई क्रॉनिकल या मैं कोई बुक लिख रही हूँ, तो
मतलब मुझे लिखना तो आता है, लेकिन मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो उसको मैंने लिख दिया। अब उसको मैंने मतलब मार्केट वैल्यू उसकी बढ़े, इसके लिए मैं क्या करूँगी कि आई वुड लाइक टू रीराइट इट, है ना? उसको रीराइट करवाना है मुझे, और वो मैं किससे करवाऊँगी? वो मैं कैलीग्राफर से या मैं स्क्राइब से करवाऊँगी। ग्लाइडर्स टू इल्यूमिनेट द पेजेस, ग्लाइडर्स होते थे जो पेजेस को इल्यूमिनेट करते थे, इल्यूमिनेट माने उसको सजाते थे, ठीक है? पेंटर्स होते थे, पेंटर्स क्या करते थे, जैसे सपोज़ करो आप लोगों की जो प्रैक्टिकल फाइल्स होती हैं, उसमें एक तरफ लिखते हैं और एक तरफ जो है ना आप उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। आपके सामने जो हिस्ट्री की बुक रखी हुई है, इस हिस्ट्री की बुक में भी एक तरफ आप देख रहे हैं कि कोई पिक्चर बनी हुई है या जो है ना आपको बॉक्सेस में कुछ-कुछ बातें लिखी हुई हैं, ठीक है? तो इन द सेम वे क्या होता था कि जो ये पेंटर्स होते थे, ये सीन्स को जो है ना पेंट करते थे। माने जैसे सपोज़ करो मैं मुगल कोर्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो हाउ वाज़ द मुगल कोर्ट ऑर्गनाइज्ड? मुगल कोर्ट को कैसे ऑर्गनाइज़ किया जाता था, ये जो है वो एक सीन है। अब इस सीन को जो है ना आपको पेंटिंग करनी है, इसकी पेंटिंग करनी है, पिक्चर बनानी है। कि कहाँ पर तो जो है ना एम्परर होगा, उसके साइड में कौन बैठेगा, उसके साइड में कौन बैठेगा। मान लीजिए कि उसकी जो पूरी फंक्शनिंग है, वो आपको एक सीन में डिपिक्ट करनी है, ठीक है? फ्रॉम द टेक्स्ट बुक बाइंडर होते थे, जैसे अब हमारी बुक फट जाती है तो हम क्या करते हैं, बुक बाइंडिंग करवाते हैं। तो जब अलग-अलग शीट्स हैं, उन अलग-अलग शीट्स को फिर क्या करते थे, फिर एक इकट्ठा करके जो है ना, क्योंकि अब उस पे अलग-अलग शीट्स पे लिखना आसान होता था और एक साथ पूरी बुक पर कॉपी पे लिखना आसान नहीं होता था। बीच में मीनवाइल अगर कोई शीट खराब हो गई या उस पे जो है ना कुछ गलती हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में फिर उसको चेंज करना दिक्कत होती थी। तो पहले शीट्स लिखी जाती थी, उसके बाद फिर उसपे नंबरिंग होती थी, उसके बाद फिर उसकी बाइंडिंग होती थी लास्ट में। To gather the individual folios and set them within ornamental covers, और फिर जो उसका कवर होता था ना उसको बहुत ही सुंदर सजाया जाता था। ऑर्नामेंटल उसपे हीरे जवाहरात लगाए जाते थे। उसके जो बाहर की जो कवरिंग थी वो बहुत ही इल्यूमिनेटिव होती थी, बहुत ही जो है ना सुंदर होती थी, बहुत ही महँगी होती थी। उसके लिए बड़ी मतलब जो है ना क्या बोलते हैं, जो बड़े कुशल कारीगर होते थे उनको उनको यूज़ किया जाता था। द फिनिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट वाज़ सीन एज़ अ प्रेशियस ऑब्जेक्ट। अब ये क्या हो गया, एक बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही महँगी जो है वो चीज़ तैयार हो गई, ठीक है? ऑफ वर्क ऑफ इंटेलेक्चुअल वेल्थ एंड ब्यूटी। अब ये सुंदर भी है और एक इंटेलेक्चुअल वेल्थ भी है। माने कि इसमें जो है ना क्या बोलते हैं, जो लिखा हुआ है वो एक इंटेलेक्चुअल वेल्थ भी है और एक जो है वो प्रेशियस ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल की जा रही है। इट exemplified द पावर ऑफ इट्स पैट्रन। और ये क्या जो है ना शो करता था, इट exemplified द पावर ऑफ इट्स पैटर्न। पैटर्न पैटर्न माने क्या है कि जिसने उसको कमीशन किया है। सपोज अगर अकबर ने जो है अकबर ने अगर अबुल फजल को पैटर्न किया, अबुल फजल यहाँ पे कौन होगा, वो तो होगा जिसको कमीशन किया है। ही इज द राइटर, ही इज द कोर्टियर। और जो क्या बोलते हैं जो मतलब अकबर है वो खुद क्या हो गया, वो पैटर्न है। वो यहाँ पे पैटर्न है बिकॉज़ उसने इसको कमीशन किया है और अब उसकी पावर को यहाँ पे एग्ज़ेम्प्लीफाई किया जा रहा है, उसकी पावर को यहाँ पर शो किया जा रहा है। किसकी पावर को? अकबर की पावर को, ठीक है? द मुगल एम्परर टू ब्रिंग सच ब्यूटी इंटू बीइंग, ठीक है? At the same time, some of the people involved in the actual production of the manuscript also got the recognition in the form of titles and awards. अच्छा, जो लोग इस काम में इन्वॉल्व होते थे, उनको फिर क्या किया जाता था, उनको जो है टाइटल्स दिए जाते थे, उनको इनाम दिए जाते थे, उनको रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स दिए जाते थे, है ना? तो ऑफ दीज़ कैलीग्राफर्स एंड पेंटर्स हेल्ड अ हाई सोशल स्टैंडिंग व्हाइल अदर्स, और ये लोग जो है ना हाई सोशल स्टैंडिंग मतलब इनको अच्छी पोजीशन दी जाती थी, अच्छी मतलब और लोगों के मुकाबले, और लोगों मतलब और राइटर्स के मुकाबले जो ये क्या बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट लिखने वाले या जो किंग्स के बारे में क्रॉनिकल्स लिखने वाले जो लोग होते थे, राइटर्स होते थे, इनकी जो सिचुएशन थी या इनकी जो सोशल पोजीशन थी वो उनसे हाई होती थी, ऊँची होती थी। सच एज़ अ जो जैसे पेपर मेकर्स, बुक बाइंडर्स हैं या और जो मतलब अदर जो काम करने वाले लोग थे, उनके मुकाबले जो लिखने वाले लोग थे, उनकी पोजीशन ऊँची होती थी। Calligraphy, the art of handwriting, was considered a skill of great importance, even it is today. आज भी ऐसा है ना कि जो लोग कैलीग्राफी करते हैं, हमारे स्कूल का एक बच्चा था,
2017-18 के बैच का वो बहुत ही सुंदर जो है ना वो कैलीग्राफी करता है एंड अभी वो फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है, समटाइम्स ही वो पिक्चर बनाया करता था, तो वो हमको दिखाया करता था ला कर के क्लास में एंड इवन टुडे वो मुझे रोज़ एक मैसेज भेजता है, अपने हाथ से लिखा हुआ, सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ। और फिर वो हम मुझसे सजेशन भी माँगता है कि उस राइटिंग में अगर वो उनको उसे कुछ अगर कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो। डेली वो एक वीडियो बना कर के 10-15 सेकंड की और वो कोई ना कोई जो है ना क्या बोलते हैं थॉट जो है वो लिख कर के भेजता है अपनी खुद की राइटिंग में। तो ये क्या है कैलीग्राफी है, ठीक है? और ये इस तरीके से लोग जो है वो मतलब क्या करते हैं जो ये कैलीग्राफर्स होते हैं इनकी मतलब ये जितना हमारा जो ये बुक्स में लिखा हुआ होता है उससे भी सुंदर तरीके से ये लोग लिख देते हैं जैसे बिल्कुल छाप देते हैं, बिल्कुल प्रिंट कर देते हैं। इट वाज़ प्रैक्टिस्ड यूजिंग अ डिफरेंट स्टाइल्स। अब जैसे आप लोग जब फ़ोन में यूज़ करते हो, लैपटॉप में यूज़ करते हो, तो आपके पास ऑप्शंस आते हैं ना कि आपको फ़ॉन्ट जो है ना स्टाइल चाहिए, आपको कर्सिव राइटिंग चाहिए, आपको जो है ना वो क्या बोलते हैं वो इटैलिक्स चाहिए या कैसे-कैसे जो है ना आपको डिज़ाइन चाहिए, आपको जो है ना वो अक्षरों की बनावट चाहिए। तो उसी तरीके से जो क्या बोलते हैं कैलीग्राफी थी, उस कैलीग्राफी में भी बहुत सारी स्टाइल्स होती थी। हुँ? कि अलग-अलग तरीके से लिखने की स्टाइल हुआ करती थी। इसमें एक मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। के क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को तैयार रखने हैं, ठीक है? नस्तालिक ये पूछा जा सकता है कि व्हिच वाज़ द फेवरेट स्टाइल कैलीग्राफी स्टाइल ऑफ अकबर, ठीक है? इट इज़ रिटन यूजिंग अ पीस ऑफ ट्रिम्ड रीड आप लोगों ने बेटा नहीं देखा है कि जो क्या बोलते हैं सरकंडे होते हैं ना सरकंडे अगर आप लोगों ने देखे हों तो वैसे तो ये आस-पास भी कहीं-कहीं दिखाई दे जाते हैं। तो वो सरकंडे को जो है ना बिल्कुल शार्प जो है ना वो क्या बोलते हैं ब्लेड से या चाकू से उस टिप को ना बच्चे बीच में से काट देते हैं, ताकि जब हम उसको इंक में डिप कर रहे हैं ना, तो उसके जो वो जो बीच में जो हमने इसको काट दिया, उसमें इंक थोड़ी भर जाती है और फिर उससे हम ज़्यादा देर तक लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसमें जो ये निब होते थे ना, जो पहले बच्चे फाउंटेन पेन से लिखा करते थे, निब वाले पेन से लिखते थे, होल्डर से लिखा करते थे, तो उस समय पर जो है ना वो इंक में डिप कर के लिखा करते थे। तो ये जो क्या बोलते हैं निब होते हैं ना, उसके भी साइज़ होते थे। तो इसमें जो साइज़ होते हैं वो क्या है कि ए पीस ऑफ ट्रिम्ड रीड विद अ टिप ऑफ 5 टू 10 एमएम कॉल्ड कलम और इसको कलम बोला करते थे। आज भी कलम बोलते हैं इसको लेकिन आप लोग तो भाग्यशाली है ना, आप तो पेन से लिखते हैं, जेल पेन से लिखते हैं और आप लोग ये क्या बोलते हैं डॉट पेन से लिखते हैं, बॉल पॉइंट पेन से लिखते हैं, है ना? आप लोगों ने तो कलम देखी नहीं है, लेकिन कलम से बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत लिखा जाता था। मैंने देखा है, लिखा भी है। डिप्ड इन कार्बन इंक और उसको जो है ना स्याही में डुबो-डुबो के लिखा जाता था। द निब ऑफ द कलम इज़ यूजुअली स्प्लिट इन द मिडल टू फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक मैंने आपको बता दिया, ठीक है? आप लोग बताओ मुझे कि यहाँ तक आपको सारा समझ में आ गया है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोगों से बस यही है कि जितना मैं पढ़ा रही हूँ ना उसे घर में बैठ कर के पढ़ लेना, उसको रीड कर लेना एक बार, ठीक है? और भाई मुझे तो ना लिटरली तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है कि हिस्ट्री का काम अभी तक मैंने